नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्कंदगुप्त नाटक, इसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। तो सबसे पहले स्कंदगुप्त की कथा वस्तु क्या है ये हम लोग समझ चुके हैं। साथ ही स्कंदगुप्त की नाट्य कला किस प्रकार से है और स्कंदगुप्त में चरित्र योजना किस प्रकार से है वो भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे स्कंदगुप्त नाटक में राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार से है, स्कंदगुप्त में रस योजना किस प्रकार से है, स्कंदगुप्त का अंगिरस कैसा है और स्कंदगुप्त प्रसादांत नाटक क्यों है इसको भी समझेंगे। और स्कंदगुप्त में इतिहास एवं कल्पना का समन्वय कैसा है इसको जानेंगे। तो हमारा आज ये टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। तो अभी तक आप लोग जो हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो इसका जो है स्कंदगुप्त नाटक, इसका पार्ट 1 जरूर देख लें ताकि आपको फिर ये पार्ट 2 समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि स्कंदगुप्त में राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार से है। ठीक है, तो प्रसाद की जो राष्ट्रीय चेतना है वो संश्लिष्ट है, जो उनके कई अन्य नाटकों की तरह स्कंदगुप्त में भी कई स्तरों पर दिखाई देती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसकी चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना। ठीक है, तो जब तक राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव नहीं होगा, राष्ट्रीयता की जो भावना है वो नहीं आ सकती है। स्कंदगुप्त नाटक में यही गौरव भाव जो है कई स्थानों पर व्यक्त हुआ है। इसमें एक उदाहरण है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि किसी को हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ठीक है, तो यह राष्ट्रीयता अंध राष्ट्रवाद नहीं है, मानवता के आधार पर इसकी स्थापना की गई है और यह राष्ट्रीयता विश्व बंधुत्व मूलक है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, देश की दुर्दशा के प्रति वेदना का भाव। ठीक है, तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब हम देश पर कुछ भी विपदा हो तो उसके प्रति दुख का जो भाव है वो स्वाभाविक है। स्कंदगुप्त क्या कहता है कि आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों से देखना था, हृदय कांप उठता है, दशाभिमान गरजने लगता है, मेरा स्वतंत्र ना हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। ठीक, इसी प्रकार देवसेना और पर्णदत्त का किस प्रकार से भीख मांग करके सेना के लिए धन जुटाना, इस प्रकार से प्रखर राष्ट्रीय चेतना का प्रमाण है। देवसेना इसमें गीत भी गाती है, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे ना है कुछ अब। इस प्रकार से आप पढ़िएगा प्रसंग, काफी अच्छा प्रसंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना, जो तीसरा पॉइंट है इसमें, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि देवसेना और भीमवर्मा अपने राज्य को देश पर न्यौछावर करना चाहते हैं। समस्त देश के कल्याण के लिए वे स्वार्थों की बलि के लिए भी तैयार है। तो भीमवर्मा क्या कहता है कि समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो भाभी। इस प्रकार से वो कहता है, देखो हमारा आर्यावर्त विपन्न है, यदि हम मर मिट कर भी इसकी कुछ सेवा कर सके। ठीक है, तो देश के लिए देवसेना अपने प्रेम का त्याग करती है। जब उसे लगने लगता है कि स्कंदगुप्त प्रेम में किस प्रकार से बाध्य होने लगा है, तो वह प्रेम के त्याग में भी संकोच नहीं करती है और क्या कहती है कि मानव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित ना रहेगी। तो त्याग का यही भाव नाटक के कभी गीत के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो नाटक में कई सारे ऐसे गीत हैं जिसमें राष्ट्रीय भावना को देखते हैं। तो जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस प्रकार से इसमें गीत है। इस प्रकार हम लोग क्या देखें यहाँ पे, तो राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना,
देश की दुर्दशा के प्रति वेदना का भाव और राष्ट्र के लिए त्याग की भावना। आगे और भी समझेंगे। तो स्कंदगुप्त नाटक में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, तो विदेशी पात्रों के द्वारा प्रशंसा। तो जिस देश के निवासियों में हीनता की भावना बढ़ गई हो और उसका आत्मविश्वास मर गया हो, ऐसे में विदेशी पात्रों के द्वारा प्रशंसा करवाना मनोवैज्ञानिक स्तर पर राष्ट्रीय स्वाभिमान को विकसित करने का एक श्रेष्ठ प्रयत्न कहा जा सकता है। और यह भारत की मानसिक गुलामी का ही प्रमाण है कि अगर हम लोग देखते हैं अपने इतिहास में, तो टैगोर, विवेकानंद, सत्यजीत रे, तो कई ऐसे को भारत के लोगों ने तब तक महत्व नहीं दिया जब तक उनकी प्रशंसा पश्चिम के देशों ने नहीं की। तो प्रसाद ने इसी तरह विदेशी पात्रों के द्वारा भारत की प्रशंसा करवाना या करवा करके मानो अपने देश की हीन भावना को दूर करने का प्रयास किया है। श्रीलंका का धातु सेन क्या कहता है कि भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसमें देखते हैं कि विदेशी पात्रों द्वारा प्रशंसा करवाई गई है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि सांप्रदायिकता जैसी विभाजक शक्तियों का सामना करना। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसको समझेंगे। तो जो शक्तियां राष्ट्र को विभाजित करती है, उनका सामना करना हर राष्ट्र प्रेमी नागरिक का दायित्व होता है। इस प्रकार इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो स्कंदगुप्त कालीन भारत में उस रूप में विद्यमान नहीं थी जिस रूप में वह 1928 ईस्वी के भारत में थी। फिर भी प्रसाद ने हिंदू बौद्ध संघर्ष के प्रति से 1928 ईस्वी की हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता है उसको उभारा है और एक लंबे तनावपूर्ण संघर्ष के बाद दोनों संप्रदायों में दार्शनिक और भावनात्मक स्तर पर समन्वय की चेष्टा की है। इसके बाद हम लोग क्या इसी बात पर धातुसेन क्या कहता है कि अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वासवाद को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार आगे क्या देखेंगे हम लोग कि राष्ट्रद्रोहियों के प्रति वितृष्णा, इसको समझेंगे हम लोग अब। तो राष्ट्रीय चेतना में हम लोग क्या देखते हैं कि स्कंदगुप्त में दो तरह के पात्र हैं। एक वे जो देश के लिए हमेशा देने को तैयार रहते हैं, दूसरे वे जो राष्ट्र को हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। तो पहले प्रकार के जो पात्रों के चरित्र में जो हम लोग क्या देते हैं, उदात्त हैं। इसमें देखेंगे भीम वर्मा, बंधु वर्मा, पर्णदत्त, देवसेना, स्कंदगुप्त। ठीक है। दूसरी तरफ के पात्र कौन है, इसमें भट्टारक है, अनंत देवी, पुरुगुप्त। ठीक है। नाटक में राष्ट्र विरोधी चरित्रों के प्रति वितृष्णा साफ साफ दिखाई देती है और भट्टार की माँ कमला क्या कहती है कि मुझे तुमको पुत्र कहने में संकोच होता है, लज्जा से गड़ी जा रही हूँ। जिस जननी की संतान, जिसका अभागा पुत्र ऐसा देशद्रोही बने, उसको क्या मुंह दिखाना चाहिए, इस प्रकार से कहती है। आगे क्या देखेंगे, राष्ट्र के प्रति हीन भावना पर चोट। तो इसमें क्या देखते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रीयता के लिए अपने राष्ट्र से अखंड प्रेम आवश्यक है। इसलिए प्रसाद ने ऐसे चरित्रों को चोट की है जो उधार की संस्कृति के पीछे अपने राष्ट्र के महत्व को भूल जाते हैं। सैनिक भट्टारक से क्या कहता है कि यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी हुई है जैसे कुल वधु को छोड़कर कोई नागरिक वैश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हुनों की चढ़ाई और यह निर्लज आमोद, इस प्रकार से प्रसंग में है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग कितने पॉइंट को डिस्कस किए। तो विदेशी पात्रों द्वारा प्रशंसा, सांप्रदायिकता जैसी विभाजक शक्तियां का सामना, राष्ट्रद्रोहियों के प्रति वितृष्णा और राष्ट्र के प्रति हीन भावना पर चोट। आगे और भी समझेंगे।
आगे हम लोग क्या समझेंगे? काल्पनिक राष्ट्रीय चेतना का निषेध। तो प्रसाद ने काल्पनिक राष्ट्रीयता का विरोध किया है, जिसमें भूखे पेट राष्ट्र पर मरने की बात की जाती है। प्रसाद की जो कल्पना है वो एक ऐसे राष्ट्र की है जहां पर वर्ग समानता हो तथा प्रत्येक को भय भूख से मुक्ति मिले। इस धारणा पर तत्कालीन समाजवादी आंदोलन का प्रभाव किस प्रकार से दृष्टिगोचर होता है, जिसे प्रसाद ने किस प्रकार से स्वीकारा है। तो यहाँ पे पर्णदत्त क्या कहता है कि अन्न का पर स्वतंत्र है, भूखों का, और धन पर स्वतंत्र है देशवासियों का। प्रकृति ने उन्हें हमारे लिए, हम भूखों के लिए रख छोड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं। फिर आगे क्या देखेंगे हम लोग कि हिंसा मार्ग की स्वीकृति। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 1928 ईस्वी तक गांधीवादी नीतियों से मोह भंग होने लग गया था। क्रांतिकारी आतंकवादी का यह दूसरा दौर कहा जाता है, और इस काल में जो लिखे गए स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद शांति के ही पक्षधर बन के आए थे। किंतु यदि मार्ग में युद्ध से भी जूझना पड़े तो उन्हें स्वीकार किया गया। जयमाला का किस प्रकार से कथन है कि उसके सभी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे देखिए कि युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शास्त्रों का वाद्य मिल करके भैरव संगीत की सृष्टि होती है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। इसी प्रकार गोविंद गुप्त का भी एक कथन है, तो उसमें कहते हैं कि आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे इसको समझ चुके हैं। आगे हम लोग समझेंगे स्कंदगुप्त में रस योजना किस प्रकार से है। तो भारतीय नाट्य परंपरा में रस को नाटक का उद्देश्य माना गया है, जबकि पश्चिमी की अरस्तुति परंपरा में नाटक का उद्देश्य विरेचन की स्थिति को उपलब्ध करना है। तो यहाँ पर विरेचन की स्थिति किस प्रकार से होगी, पहले इसको समझेंगे। तो पश्चिमी नाट्य कला में अरस्तु का ही सिद्धांत माना गया है, विरेचन का सिद्धांत। त्रासदी नाटक में अंत में त्रासा दिखाया जाता है, जिससे देखने वाले के मन में विरेचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह अपना हर चीज भूल करके सहज हो जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र में साधारणीकरण जो है जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार पश्चिमी काव्य शास्त्र में विरेचन कहते हैं। जैसे शेक्सपियर का नाटक जो है वो ट्रेजेडी या त्रासदी नाटक कहा जाता था। ठीक है, तो विरेचन में एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो अरस्तु और एरिस्टोटल ने दिया था, जो कि ट्रेजेडी नाटक था। और पश्चिम में मुख्य रूप से दो ही प्रकार के नाटक होते हैं, ट्रेजेडी या कॉमेडी। तो त्रासदी नाटक में हीरो के व्यक्तित्व में एक छोटी सी भूल के कारण कई गंभीर समस्याओं को उसे झेलना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल शेक्सपियर के नाटक में देख सकते हैं। उनका एक नाटक है रिचर्ड II। उसमें वो कैसे रिचर्ड जो नायक है वो अपने जीवन में एक भूल के कारण उसे कई मुसीबतों को झेलना पड़ता है। तो देखा जाए तो वह भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार महान, कुलीन और धीरोदात्त नायक नहीं है, लेकिन दर्शक या हम लोग उसको अपने रूप में, अपने आप के रूप में ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो दर्शक को नायक के प्रति सहानुभूति हो जाता है। जब दर्शक पूरे नाटक को देख करके निकलता है तो उस समय वह विरेचन की स्थिति में आ जाता है और दर्शक के मन का सब कुछ विरेचित हो जाता है। तो यही भाव जो है स्कंदगुप्त में त्रासदी का गुण है इसके अंतर्गत, और थोड़ा भारतीय काव्य शास्त्र का भी गुण देखते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद जो है मुख्य रूप से भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर रस को नाटक की आत्मा या उद्देश्य मानते हैं, किंतु वो अपने समय के अनुकूल साहित्य रचना की प्रेरणा उन्हें सीधी सपाट भूमि पर रसात्मकता की उपलब्धि करने से रोकती भी है। इस द्वंद के कारण प्रसाद ने पारस्परिक रस योजना को मानते हुए उसके अनुप्रयोग के स्तर पर कुछ मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की।
जिसमें हम लोग रस योजना जो है जिस मूल संरचना में विकसित होती है उसमें परस्पर विपरीत भावों के द्वंद उसकी अनुपस्थिति जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की प्रतिक्रियाएं करते हुए रस की उपलब्धि होती है और इसके लिए विरोधी भावों का इस प्रतिक्रिया को बाधित ना करना वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो विरेचन की उपलब्धि जिस त्रासदी के माध्यम से होती है उसमें आवश्यक है कि परस्पर विरुद्ध भाव जो है ना केवल उपस्थित हो बल्कि उसमें इतना गहरा और चरम संघर्ष हो कि उसकी टकराहट के माध्यम से नकारात्मक भाव जो है वो विरेचित हो जाए। ठीक है, प्रसाद एक तरफ किस रस को आत्मा मानते हैं तो दूसरी ओर यह भी चाहते हैं कि अपने समय के सत्य को नाटक में प्रस्तुत करें जो द्वंद्व और संघर्ष के अभाव में संभव ही नहीं हो पाता है। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि प्रसाद के नाटकों में रस संबंधी जटिलताएं किस प्रकार से है, इसको देखेंगे। उन्होंने स्पष्टतः रस को नाटक का उद्देश्य माना। ठीक है, दूसरा क्या है कि नाटक में देखा जाए तो बहुत से रसों की उपस्थिति हो सकती है किंतु अंगिरस का निर्धारण जो है बहुव्याप्ति से नहीं परिणति से होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, जीवन की जटिलताओं को नाटक में व्यक्त करना आवश्यक है, इसके लिए परस्पर विरोधी मनस्थितियां जो है वो नाटक में स्वीकार्य है। आगे क्या, परिणति से पूर्व जितने भी भाव या स्थितियां नाटक के बीच में आए हैं उन्हें संचारी भावों का प्रतीक मान करके व्याख्या करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि इस योजना पर चलने के कारण प्रसाद के नाटक जो हैं, नाटकों में क्या देखते हैं, मुख्य रूप से स्कंदगुप्त में कई समस्याएं उत्पन्न हुई है। मूल समस्या क्या है कि अंगिरस का निर्णय करना कठिन हो जाता है क्योंकि बहुव्याप्त रस जो है वो अंतिम स्थिति में जा करके ना केवल अनुपस्थित बिल्कुल अवांछित होने लगता है। कई रसों के बीच बीच में आने से रस की जो पूर्ण उपलब्धियां जो है वो नहीं हो पाती है। जहां पर परस्पर विरोधी भाव जो है वो एक साथ आते हैं और किस प्रकार से कई व्याघात की स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। इन सब का सम्मिलित परिणाम यह होता है कि पाठक या दर्शक को रस की उपलब्धि सीधी सपाट भूमि पर प्रायः नहीं हो पाती है। तो प्रसाद ने यह कोशिश अवश्य की है कि रस प्रक्रिया को बाधित करने वाली द्वंद्व और संघर्ष की परिस्थितियां जो है वो कम जुटाई जाए और यह भी कि ये स्थितियां अंततः रसोपलब्धि में सहायक भी हो सके। किंतु तभी यह मानना होगा कि स्कंदगुप्त की रस योजना जटिल और उलझी हुई है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे स्कंदगुप्त का अंगिरस किस प्रकार से है। तो मूल प्रश्न क्या है कि स्कंदगुप्त का अंगिरस कौन सा है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि किस प्रकार से नाटक का जो संपूर्ण प्रभाव जो है वो बहुव्याप्त रस से भिन्न किसी अन्य रस से युक्त हो, उसे ही अंगिरस मानना चाहिए। प्रसाद ने स्वयं अपने काव्य शास्त्री निबंधों में परिणति को अंगिरस का निर्धारक माना है, व्याप्ति को नहीं। व्याप्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वीर रस स्कंदगुप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्कंदगुप्त में, क्योंकि रचना का पूरा वस्तु विन्यास इसी पर निर्भर है। प्रारंभ में स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करता है और अनंत देवी का हूनों के साथ मिलकर के विद्रोह होता है और अंत में सेना के संगठन के माध्यम से हूनों से अंतिम युद्ध भी दिखलाया गया है। स्कंदगुप्त और बंधु वर्मा जैसे चरित्र जो हैं वे वीर रस के आश्रय हैं। भट्टार्क, अनंत देवी और हून जो है वो आलंबन हैं। तो युद्ध के वर्णन अनुभव पक्ष हैं और स्कंदगुप्त की जो चिंता और नैराश्य संचारी भाव है, इसके बावजूद वीर रस को इस नाटक का अंगिरस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नाटक के अंतिम प्रभाव में वीरता नहीं शांति दिखाई देती है या परिलक्षित होती है। दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि वीर रस में कई व्याघात भी हैं। स्कंदगुप्त जो कि सर्वाधिक वीर व्यक्ति हैं, लेकिन उसके मन में बार बार संघर्ष से भागकर देवसेना से प्रेम करने का, बौद्धों का निर्माण, पागलों की सी विस्मृति है ना,
इस प्रकार वो उपलब्ध करने की जो छटपटाहट है वो दिखती रहती है। व्याप्ति की दृष्टि से देखा जाए तो बहुव्याप्त रस कौन सा होगा? श्रृंगार रस। किंतु यह भी किसी भी रूप में अंगिरस नहीं माना जा सकता है। नाटक में मुख्य रूप से देखा जाए दो श्रृंगार प्रसंग है, एक विजया का और एक देवसेना का। तो विजया जो है उसको हम लोग जानते हैं उसका चरित्र किस प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका परिपाक दिखाना संभव नहीं है और ना ही काम्य रूप में दिखाना, क्योंकि उसमें जो प्रेमोचित भावुकता है वो कम है। व्यभिचारी मानसिकता अधिक विद्यमान है उसके अंतर्गत। इसी का अंतिम परिणाम उसकी आत्महत्या है, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम लोग देखते हैं देवसेना को, देवसेना स्कंद से सच्चा प्रेम करती है, किंतु उसका प्रेम क्या है? छायावादी संस्कारों से निर्मित आध्यात्मिक और त्याग मूलक प्रेम है, जिसके कारण वह मिलन के सुख को क्षणिक और निम्न स्तरीय सुख मान करके अस्वीकार कर देती है। इसीलिए यह प्रेम भोग या उत्तेजना में नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति में समाप्त हो जाता है, जो कि नाटक के अंत में मुख्य रूप से स्पष्ट होता है। और यह क्या कहती है? सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसीलिए सुख करना ही नहीं चाहिए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राय क्षमा, इस प्रकार से कहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाटक में जो भी उपलब्ध है अन्य रसों में, तो उसमें क्या देखते हैं? हास्य रस, विभत्स रस और भयानक रस। इसकी भी सीमित व्याप्ति है। हास्य रस में मुद्गल और मातृगुप्त के वार्तालाप में व्यक्त होता है, ठीक है। भयानक रस में प्रपंच बुद्धि के व्यक्तित्व में, और विभत्स रस में हम लोग क्या देखते हैं? खून सैनिकों के द्वारा नागरिकों पर अत्याचार करने तथा महादेवी की हत्या के षड्यंत्र में दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं हम लोग? ये रस किसी भी दृष्टि से अंगिरस नहीं माने जा सकते हैं। तो इस तरह इस नाटक का अंगिरस क्या होगा? शांत रस होगा, जो कि इसकी परिणति से स्पष्ट होता है। यह शांत रस काव्य शास्त्र के आचार्यों के द्वारा उल्लिखित निवेदक मूलक शांत या शम मूलक शांत नहीं है, बल्कि शैशवाद्वैतवाद के दर्शन से प्रेरित और इसी दर्शन से समृद्ध आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा व्याख्यानित आनंद मूलक शांत रस है। इसमें काव्य शास्त्र के सभी रस समाहित हो जाते हैं। प्रसाद के नाटकों में, काव्यों में अंततः यही रस उपलब्ध होता है, क्योंकि प्रसाद की जो जीवन दृष्टि है वो आनंदवाद और समरसता के जिन विचारों से बनी है, उसका सार तत्व यही है कि जीवन की सारी क्रियाओं का जो अंत है, जो है अनंत विश्राम में है। वाय हलचल का उद्देश्य जो है वो आंतरिक शांति है। इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि स्कंदगुप्त में यह आनंद मूलक शांत रस जो है न केवल परिणति में दिखता है, बल्कि इसकी उपलब्धि की आकांक्षा जो है नाटक के पहले वाक्य से ही दिखने लगता है, जब स्कंदगुप्त वो अधिकार सुख को मादक और सराहीन बताता है। कुछ समय बाद फिर से वो क्या कहता है? चक्र, ऐसा जीवन तो विडंबना है, जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। वही मानसिकता कहाँ देखते हैं? तो देवसेना के प्रेम में भी देखते हैं। साम्राज्य की अनिच्छा जताते हुए दिखती है। जो नाटक के अंतिम संघर्ष की जो पहले कुछ स्थिति है, और ये सारी छटपटाहट उस अवस्था को प्राप्त करने की है जिससे इस नाटक में बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति कहा गया है, ठीक है। तो नाटक के अंत में स्कंदगुप्त साम्राज्य जीत करके पूर्वगुप्त को दे चुका है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सांसारिक सुखों की आकांक्षा उसे नहीं है। विवाद का बिंदु क्या है कि देवसेना की प्राप्ति उसकी इच्छा जो है वो शांत रस के समर्थक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह आशक्तिहीन प्रेम की इच्छा है, जिसमें भोग की नहीं साहचर्य की कामना है। इसे शांत रस के प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है। तो प्रेम की जो उपलब्धि है सिर्फ भौतिक रूप में ही हुई है, आध्यात्मिक रूप में प्रेम उपलब्ध हुआ है,
क्योंकि देवसेना का जो अंतिम वाक्य है, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राय। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्रसाद की जो रस योजना है शास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं समझी जा सकती। वे स्वच्छंदतावादी रचनाकार हैं और पारंपरिक नियमों को उनकी यांत्रिकता के साथ स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार हम यहाँ पर रस की जो उपलब्धि है वो उनके नाटक में हुई है, लेकिन आधुनिक जीवन के संघर्षों से असंबद्ध नहीं हुई है। अंगी रस का निर्णय करना संरचना के क्रम में उस जीवन दर्शन से ज्यादा प्रभावी है जो प्रसाद की प्रायः सभी रचनाओं में उभरता है। इसी अंत के कारण कुछ आलोचक प्रसाद के नाटकों को सुखांत या दुखांत कहने के स्थान पर प्रसादांत कहना पसंद करते हैं। स्कंदगुप्त ना सुखांत है ना दुखांत है, यह प्रसादांत नाटक है। चलिए इसको हम लोग समझेंगे क्यों प्रसादांत नाटक कहा गया है। तो नाटक को अंत की दृष्टि से अगर देखते हैं तो प्रायः दो प्रकार का माना जाता है, एक सुखांत और दूसरा दुखांत। भारतीय नाट्य परंपरा में फलागम के बिंदु पर नाटक समाप्त हो जाता है, इसीलिए इस नाटक को सुखांत कहा जाता है। पश्चिम की अरस्वती परंपरा में विरेचन मूलक अंत पर बल दिया जाता है, जिसके कारण वे नाटक दुखांत कहलाते हैं। किंतु कुछ नाटक ऐसे भी होते हैं जो सुखांत और दुखांत के पारंपरिक ढांचों को अस्वीकार कर देते हैं, और यह विशेषता जो है तो मुख्य रूप से यह विशेषता स्वच्छंदतावादी नाटकों में दिखती है, क्योंकि वे नियमों को नहीं सहजता को महत्व देते हैं। प्रसाद जो हैं वे स्वच्छंदतावादी नाटककार हैं, इसीलिए उन्होंने अपने दृष्टिकोण को पारंपरिक ढांचों से ज्यादा महत्व दिया है। उनके अधिकांश नाटक जो हैं एक विशेष भाव बिंदु पर समाप्त हो जाते हैं, जिसे सुखांत या दुखांत कहना संभव नहीं होता है। कुछ आलोचक जो हैं इसे मिश्रांत नाटक भी कहते हैं, जबकि कुछ के अनुसार इसे प्रसादांत कहना ही चाहिए, क्योंकि इससे जयशंकर प्रसाद के मौलिक दृष्टिकोण की जो विशेषताएं हैं वो अभिव्यक्त होती है। अब हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे कि स्कंदगुप्त नाटक जो है वो दुखांत नाटक क्यों नहीं है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि आर्यावर्त पर जिस प्रकार से संकट आए थे और वो टल गए, क्योंकि हूण और अन्य विदेशी आक्रांत जो थे वो पराजित हो चुके थे। दूसरा क्या देखते हैं कि बौद्धों और ब्राह्मणों के वैचारिक मतभेद जो थे वो भी सुलझ चुके थे, जिससे कि सांप्रदायिक तनाव वो समाप्त हो चुके थे। तीसरा क्या देखते हैं, स्कंदगुप्त के परिवार के भीतरी षड्यंत्र को देखते हैं, वो भी कुचक्र जो थे वो धीरे धीरे समाप्त हो चुके थे। अनंत देवी पुरुगुप्त का हृदय परिवर्तन हो चुका था, अब स्थितियां पूर्णतः स्कंदगुप्त के अनुकूल थी। तो इस प्रकार यह नाटक दुखांत नाटक नहीं है। अगर यह नाटक दुखांत होता तो इसका नायक स्कंदगुप्त जो है वो युद्ध में पराजित होता या मारा जाता या सफल नहीं होता। ठीक है, अब जानेंगे कि स्कंदगुप्त नाटक सुखांत नाटक क्यों नहीं है। तो यह नाटक सुखांत भी नहीं है, क्योंकि स्कंदगुप्त जो है वो अंत में सुखी नहीं है, दुखी है। क्योंकि फलागम या फल प्राप्ति का जो निर्धारण है मूलतः इस बात से देखा गया है कि नायक के मन में किस फल की प्राप्ति की इच्छा थी। क्या वो साम्राज्य की इच्छा चाहता था? नहीं, क्योंकि साम्राज्य से इच्छा थी ही नहीं उसके मन में। उसकी इच्छा तो शांति और प्रेम से भरा सहजतापूर्ण जीवन जीने की थी, जिसके लिए देवसेना का साहचर्य साथ चाहता था। स्कंदगुप्त दुनिया जीत कर भी देवसेना को नहीं जीत पाया, इसीलिए नाटक का जो अंत है वो सुख की अनुभूति नहीं कराता है। स्कंदगुप्त का नाटक जो है उसका अंत जो है अंतिम संवाद में स्वयं को हतभाग्य और अकेला कहना सुखांतता की नहीं दुखद छाया की ही अनुभूति है। ठीक है, इस प्रकार यह सुखांत नाटक भी नहीं है। अब समझेंगे ये प्रसादांत नाटक किस प्रकार से है। तो स्कंदगुप्त का अंत सुख और दुख का मिश्रण है, यह कहना भी पर्याप्त नहीं है। यह अगर इसको देखते हैं तो इसके पीछे प्रसाद की जो जीवन दृष्टि है वो सक्रिय है, जो शैशवाद्वैतवाद या आनंदवाद से पैदा हुई है। इस जीवन दृष्टि के अनुसार सुख और आनंद
समानार्थी नहीं है। आनंद, सुख और दुख दोनों से परे वह अवस्था होती है जहाँ पर जीवन की क्षणिक उत्तेजनाएं जो होती है वो किस प्रकार से वो सामूहिक समरस स्थिति में पहुंच करके वो असीम शांति महसूस करता है। तो प्रसाद के साहित्य में देखा जाए हर रचना लगभग इसी अंत में पहुंचती है। अगर उनका चंद्रगुप्त देखते हैं, कामायनी देखते हैं, इसमें इसके कई उदाहरण हैं। तो देवसेना का अंतिम कथन क्या है? सब क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसीलिए सुख करना ही नहीं चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए जिसमें क्षणिक और उत्तेजक सुखों के स्थान पर सुख दुख से परे हो जाने वाली शांति पर बल दिया जाता है, इसी अर्थ में इसे प्रसादांत नाटक कहा जाता है, जो कि उचित ही है। आप समझते हैं स्कंदगुप्त में इतिहास एवं कल्पना। तो प्रसाद ने अपने नाटकों में प्रायः ऐतिहासिक कथानकों को ही लिया है। वे इतिहास के अध्येता थे और साहित्य के सर्जक भी थे। उनसे पहले जो ऐतिहासिक नाटक लिखे गए थे उसमें ऐतिहासिक प्रामाणिकता का जो ध्यान जो है वो नहीं रखा गया था। उसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि भारतेंदु का नाटक नील देवी पहला ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, किंतु इसकी जो नायिका है नील देवी वो स्वयं अनैतिहासिक है। ठीक है, तो प्रसाद जो है कल्पना का उपयोग किया है, किंतु इतिहास की प्रामाणिकता को अनावश्यक रूप से खंडित नहीं किया है। स्कंदगुप्त की भूमिका में वे स्वयं क्या कहते हैं कि पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जो है जहां तक हो सका है ना होने दी गई है, फिर भी कल्पना का अवलंबन लेना पड़ा है, केवल घटना की परंपरा को ठीक रखने के लिए। ठीक, तो इतिहास दृष्टि अगर हम लोग देखते हैं तो प्रसाद अपने नाटकों में इतिहास का प्रयोग अपने दौर के नवजागरण की प्रेरणा तथा उपयोगितावादी उद्देश्य से किया है। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि किसी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए अपने अतीत का गहरा अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वहीं से भविष्य के उपयोगी संकेत मिलते हैं। उन्होंने इतिहास के उन प्रसंगों को चुन करके उठाया है जो स्वाधीनता आंदोलन के समय देश को प्रेरणा देने में सफल हो सकते थे। वे क्या लिखते हैं कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के जो हम लोग पहले भी पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं और प्रकाशित अंश से लेना है। तो इस प्रकार से वो क्या कहना चाहते हैं कि वो हमेशा इतिहास से जुड़ करके लिखना चाहते थे। तो प्रश्न है कि स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का क्या संबंध है? प्रसाद जानते थे कि कोई भी साहित्य बिना किसी कल्पना के नहीं बनता, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो साहित्य इतिहास ही हो जाएगा ना। यदि उन्हें इतिहास ही प्रस्तुत करना था तो भूमिका के 4 लेख ही पर्याप्त थे, नाटक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार प्रसाद इतिहास का ढांचा स्वीकार करते हैं, किंतु उसके भीतर कल्पना का प्रयोग करते हैं। वे प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, क्या उद्देश्य है? तो पहला क्या है कि इतिहास सिर्फ बहिर्जीवन का चित्र होता है, अंतर जीवन की खोज करने के लिए कल्पना का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा क्या बोलते हैं वो कि इतिहास में घटनाओं की कई कड़ियां टूटी होती है और उन कड़ियों को जोड़ने के लिए कुछ सूत्रों की कल्पना करनी पड़ती है। ठीक है। तीसरा क्या बोलते हैं कि इतिहास के प्रसंग जो होते हैं देश काल होते हैं, जबकि साहित्य उन्हें देश काल से मुक्त करना चाहता है, इसके लिए कल्पना का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। चौथा क्या देखते हैं कि रचना में अपने दृष्टिकोण को स्थापित करने के लिए भी कल्पना का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण में हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के द्वारा बौद्धों के निर्माण की खोज, इस प्रकार से वस्तुतः प्रसाद द्वारा समरसता की खोज कह सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे इतिहास और कल्पना का क्या समन्वय है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे बिंदुओं के माध्यम से स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना के संबंध की समीक्षा की जा सकती है। पहला अगर हम लोग देखते हैं तो स्कंदगुप्त की ऐतिहासिकता के स्रोत,
तो इस रचना में जितना इतिहास है, इसके स्रोत के रूप में प्रसाद के कई अभिलेखों, रचनाओं का अध्ययन किया गया है। इनमें से अगर देखा जाए प्रमुख संभावित स्रोत जो हैं वो किस प्रकार से हैं, तो भीतरी और जूनागढ़ के स्तंभ लेख, इंदौर का ताम्रपत्र, इसी प्रकार देखते हैं गुप्त कालीन रजत मुद्राएं। द्वितीय स्रोत के रूप में हम लोग क्या देखते हैं, तो कई सारी पुस्तकों का प्रभाव उनकी इतिहास दृष्टि पर दिखाई देता है। के.पी. जायसवाल द्वारा रचित इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, R.D. बनर्जी द्वारा रचित द एज ऑफ द इंपीरियल गुप्तास। फिर उसके बाद देखते हैं सामदेव के द्वारा कथा सरित सागर। फ्लिट की कौन सी है, कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिक्रेरम, राधा गोविंद बसात द्वारा द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो इस प्रकार हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, तो चरित्रों के स्तर पर ऐतिहासिकता, ठीक है। तो नाटक में कुछ चरित्र पूर्ण रूप से ऐतिहासिक हैं, जैसे स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त, अनंत देवी, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा। इसमें केवल स्कंद गुप्त की जो विरक्ति है या महानता पर ऐतिहासिकता की दृष्टि से संशय हो सकता है। प्रसाद ने स्कंद गुप्त की भूमिका में लिखा है कि पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की सृष्टि जहां तक संभव हो सका है न होने दी गई है, फिर भी कल्पना का अवलंबन लेना पड़ा है, केवल घटना की परंपरा को ठीक रखने के लिए, ठीक है। कुछ चरित्र इसमें अर्ध ऐतिहासिक है, सरनाथ, पृथ्वीसेन, भीम वर्मा। इतिहास से इनके नाम तो पता चलते हैं, परंतु चरित्रों की जानकारी जो है वो नहीं मिलती है। स्कंद गुप्त में कुछ पात्र काल्पनिक भी हैं, जैसे जयमाला, देवसेना, विजया, मालिनी, देवकी। तो स्त्री पात्रों की कल्पना जो है प्रसाद को प्रायः इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वे पुरुष पात्र जो हैं वो मानवीय प्रतीत हो सके। तीसरा क्या देखेंगे, ऐतिहासिक घटनाएं। तो स्कंद गुप्त में जो प्रमुख घटनाएं हैं वे प्रायः ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हैं, जैसे स्कंद गुप्त ने हुनों को हराया और किस प्रकार से अपने वैमात्रिक भाई पुरुगुप्त से आंतरिक द्वंद्व भी रहा। आगे क्या हम लोग देखेंगे, आगे और भी समझेंगे। आगे समझेंगे हम लोग अर्ध ऐतिहासिक घटनाएं। तो स्कंद गुप्त में कुछ घटनाएं ऐसी है जिसका मूल आधार तो ऐतिहासिक है, किंतु विचारों के स्तर पर प्रसाद ने कुछ कल्पनाओं को भी शामिल किया है इसमें। जैसे इसमें देखते हैं हम लोग कि स्कंद गुप्त राज्य का उत्तराधिकारी बताया गया है, परंतु इतिहास में ऐसा स्पष्ट नहीं है। उसी प्रकार देखते हैं स्कंद गुप्त की माता राजवंश थी या नहीं, यह प्रतीत होता है कि वह स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं थी। आगे देखेंगे कि स्कंद गुप्त ने सत्ता के लिए संघर्ष किया था तथा राज्य की त्याग की भावना काल्पनिक लगती है। मालव वंश के द्वारा किस प्रकार हूनों और शुल्कों के विरुद्ध स्कंद गुप्त से सहायता के लिए याचना करना वो भी काल्पनिक लगती है। कुमार गुप्त को विलासी रूप में दिखाना वो भी काल्पनिक है। उसे दुर्बल शासक के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि तात्कालीन मुद्राओं पर उसे स्वस्थ और बलिष्ठ दिखाया गया है। बंधु वर्मा कुमार गुप्त के अधीन एक शासक था, जबकि प्रसाद ने उसे राष्ट्र प्रेम में राज त्याग करते हुए दिखाया है। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, पूर्णतः काल्पनिक घटनाएं। तो इसके अतिरिक्त कई घटनाएं हैं, जैसे अनंत देवी, भट्टार्क और प्रपंच बुद्धि का षड्यंत्र, भट्टार्क और अनंत देवी का हुनों से समझौता, रत्नगिरी की प्राप्ति, पर्णदत्त की मृत्यु, है ना, खलिक की पराजय, देवकी की समाधि पर देवसेना और पर्णदत्त के कार्य, प्रपंच बुद्धि द्वारा नरबली की योजना, कुमार गुप्त की मृत्यु के साथ कुमारा मात और महादंडनायक और प्रतिहा द्वारा जो आत्महत्या की घटना है। इस प्रकार से कुछ घटनाएं जो हैं पूर्णतः काल्पनिक घटनाएं लगती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि कथा वस्तु में काफी बड़ा प्रसंग जो है वो काल्पनिक है। प्राय ये कल्पनाएं जो है ये उद्देश्यपरक है। उदाहरण में देखते हैं कि देवसेना की जो नरबली का प्रसंग है वो तात्कालीन बौद्ध धर्म की विकृतियां दिखाने के रखा गया है। बंधु वर्मा का जो त्याग है क्षेत्रवाद विरोधी पैदा करने के लिए रखा गया है ना, कल्पित किया गया है। विजया की आत्महत्या पारिवारिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए कल्पित की गई है। भट्टार्क अनंत देवी की जो
संघर्ष है, वो संघर्षों की कठिनता बताने के लिए की गई है। स्कंदगुप्त का गरिमामय चरित्र जो है वो इसलिए दिखाया गया है कि नाटक का जो नायक है वो उदात्त हो सके। इस प्रकार हम लोग निष्कर्ष रूप से क्या कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है। रोमांटिक धर्मी ऐतिहासिक नाटक है। परिदृश्य में गुप्त साम्राज्य के शासक कुमार महेंद्रादित्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में साम्राज्य के अंतर्बाह्य संघर्षों से ग्रस्त दिखाया गया है। तो इतिहास वर्सेस कल्पना के अंतर्गत इसको कैसे लिख सकते हैं? तो राष्ट्रोत्थान की भावना इस नाटक के मूल में है। 6वीं सदी के भारत के एक ऐसे कालखंड को विषय बनाया गया है जहां राष्ट्रीय सांस्कृतिक संघर्ष जो होते हैं वो उजागर होते हैं। साथ ही इसमें देखते हैं कि भील सद के स्तंभ लेख, मंसदौर और करमदंडा के शिलालेख में इस ऐतिहासिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। राजपुरुषों और उपाधियों का नाम अक्षुण्ण रखा है। इतिहास के परिदृश्य को अक्षुण्ण रखते हुए सृजनात्मक कल्पनाओं के प्रयोग से मानवीय संबंध, संवेदनाओं, भारतीय दर्शन, संस्कृति के आधारभूत जीवन मूल्यों को अभिव्यक्त करने के लिए काल्पनिक प्रसंगों को बड़ी कुशलता के साथ अभिव्यक्त किया है। साथ ही इतिहास के क्षीण कलेवर को कल्पना से सजीव तो किया है, किंतु ऐतिहासिक निष्ठा जो है उसकी क्षति भी नहीं होने दी है। तो इस प्रकार इस नाटक में कल्पना का प्रयोग तो हुआ है, पर वह सकारण है, मात्र बुद्धि विलास नहीं है। प्रसाद के नाटकों में कल्पना जो है वो काफी है, किंतु प्रसाद ऐतिहासिक वातावरण बनाने में सफल भी रहे हैं। इसके लिए उन्होंने संकलन तंत्र का ध्यान रखा है। दूसरी ओर अगर हम लोग देखते हैं तो शब्दावली का जो प्रयोग है तो इसमें उन्होंने काफी ध्यान दिया है। और इसमें देखा जाए तो गुप्तकालीन वातावरण कैसे बना रहे ऐसा माहौल बनाया गया है। राजा के लिए भट्टार्क, सेनापति के लिए महाबला, अधिकृत आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। वातावरण निर्माण में किस प्रकार से ये सहायक हुए हैं। और तो नाटक का मूल ढांचा देखा जाए तो वो ऐतिहासिक है। पात्र और प्रसंग जो है वो इतिहास से है। इतिहासकार को इस नाटक के अध्ययन में कुछ खटक सकता है, पर सच्चे सहृदय को ऐसा कोई भी व्याख्यान नहीं लग सकता है। इस प्रकार इतिहास और कल्पना यहाँ पर पूरक बनकर के यहाँ पे आए हुए हैं। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।